Hello everyone. In today's session we are going to discuss more thing about the switch case. अब लास्ट सेशन में हमने देखा था कि मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग अगर हमें करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस केस में हमने यूज़र को 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से यूज़र जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा वो पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पर हमने मैसेज दिया था यूज़र को कि एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवीजन, राइट। अब इसमें से यूजर ने अगर 1 एंटर किया तो केस 1 एग्जीक्यूट होता था और सिर्फ एडिशन वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था। यूजर ने अगर 2 एंटर किया तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था और यूजर ने अगर 4 एंटर किया तो सिर्फ डिवीजन वाला प्रोसेस इंप्लीमेंट होता था। तो यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा 1, 2, 3 एंड 4 में से वो पर्टिकुलर केस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, रिमेनिंग पार्ट स्किप होगा। तो ये सारा प्रोसेस हमने लास्ट सेशन में देखा था। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर यूजर से जब हमने चॉइस लिया तो यूजर ने 1, 2, 3, 4 में से चॉइस एंटर ना करके उसने कोई और ही नंबर एंटर कर दिया, लाइक उसने 5 एंटर कर दिया तो क्या होगा, या 6 एंटर कर दिया तो क्या होगा। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करते और चेक करते कि अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमें मैसेज मिला एंटर एनी 2 वैल्यू, तो यहाँ पर हम डेटा एंटर कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मैंने एंटर कर दिया 20, देन सेकंड वैल्यू मैंने एंटर कर दिया 10। अब यहाँ पर हमें चॉइस पूछा गया है कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 इसमें से कोई ऑप्शन न देते हुए मैंने ऑप्शन क्या दे दिया, 5 दे दिया, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। देन फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया तो देखो यहाँ पर कोड क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। यानी यूजर को कोई मैसेज यहाँ पर नहीं मिला कि उसने इनवैलिड चॉइस एंटर किया है या करेक्ट चॉइस एंटर करे। इस तरीके से डायरेक्टली जैसे ही हम इनवैलिड चॉइस एंटर कर रहे तो प्रोग्राम क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एटीएम मशीन पे जाते हैं और गलती से अगर हम रॉन्ग पिन एंटर कर देते हैं तो क्या प्रोसेस डायरेक्टली एंड होता है या फिर मशीन हमें एक मैसेज शो करता है इनवैलिड पिन। तो इस केस में अगर हम देखें तो जब भी हम रॉन्ग पिन एंटर करते हैं तो एटीएम मशीन हमें क्या करता है, एक मैसेज शो करता है यू एंटर रॉन्ग पिन करके, राइट। तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमने रॉन्ग पिन एंटर किया है। सेम वे में यहाँ पर भी प्रोसेस होना चाहिए कि अगर यूजर इनवैलिड चॉइस दे रहा है तो उससे ये मैसेज मिलना चाहिए कि उसने जो चॉइस एंटर की है वो इनवैलिड है, राइट। तो अब ऐसे सिचुएशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, वन मोर केस यहाँ पर ऐड करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने डिफॉल्ट केस मेंशन कर दिया। अब डिफॉल्ट में हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे। तो हमें मैसेज कुछ इस तरीके से देना है ताकि जिससे कि यूजर को क्लियर हो जाए कि उसने क्या किया है, इनवैलिड चॉइस एंटर किया है। ठीक है, तो यहाँ डिफॉल्ट में मैं एक मैसेज दे दूंगी प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज दे दिया। अब ये डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होगा, तो जब चारों में से कोई केस मैच नहीं होता है तब ये डिफॉल्ट केस चलता है। मतलब आपने स्विच के ब्रैकेट में जितने भी केस मेंशन किए हुए हैं उस केस के साथ में अगर यूजर का चॉइस मैच नहीं होता है तो उस केस में कौन सा केस एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पर आपने जो भी प्रोसेस लिखा है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर डिफॉल्ट में हमने क्या किया, एक मैसेज दिया हुआ है कि यूजर अगर रॉन्ग चॉइस एंटर करेगा तो इनवैलिड चॉइस करके उसको मैसेज शो करो। तो अब यूजर जब भी रॉन्ग चॉइस एंटर करेगा तो उसे इनवैलिड चॉइस का मैसेज कंसोल पे शो होगा। ठीक है, तो चलो अब इसको फिर से सेव करते हैं, देन अगेन इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने इस कोड को एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डेटा एंटर करना है प्रोसेस के लिए। तो यहाँ हमने डेटा एंटर कर दिया। अब यहाँ पर फिर से मैंने चॉइस क्या सिलेक्ट किया, 5 चॉइस सिलेक्ट किया। तो देखो यहाँ पर मुझे क्लियरली मैसेज मिल गया कि मेरा चॉइस जो है वो क्या है, इनवैलिड है। तो इस तरीके से डिफॉल्ट जो ब्लॉक है उसका यूज हम किसके लिए करते हैं कि जब कोई चॉइस मैच ना हो उस केस में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा वो कौन सा होगा, डिफॉल्ट का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा।
ओके। तो चलो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये कोड को अगर मैं एक बार एग्जीक्यूट करूँ, तो जैसे पहली बार मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मैंने एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब मुझे एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन का भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बट उसके लिए मुझे ये कोड को फिर से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इस सेम कोड को मुझे क्या करना है, बार-बार रिपीट करना है। और वो रिपीट कब तक करना है, जब तक कि यूजर चाहता है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है कि जैसे ये कोड हमने लिखा हुआ है, तो इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहला मैसेज क्या मिल रहा है, डेटा एंटर के लिए। तो मैंने डेटा एंटर कर दिया 20 एंड 10। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ऑपरेशन सेलेक्ट करना है कि मुझे इस डेटा पे कौन सा ऑपरेशन करना है। तो मैंने सेलेक्ट किया 1। तो इसने क्या किया, एडिशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मुझे शो कर दिया। अब एडिशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करने के बाद मेरा प्रोग्राम क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। अब यहाँ पर मुझे प्रोग्राम टर्मिनेट होने के पहले सब्ट्रैक्शन का भी प्रोसेस करना था, बट मेरा सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पर नहीं हुआ, राइट। अब मुझे सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब जब मैं इस कोड को फिर से रन करूंगी तब जाके मैं क्या कर सकती हूँ, सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस कर सकती हूँ। अब जैसे मुझे चारों ऑपरेशन वन बाय वन करने हैं, तो फिर इस प्रोग्राम को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 बार रन करना पड़ेगा। तो ये सही तरीका नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को बार बार हमें रिपीट करना है। तो इसके लिए हम ये पूरा कोड उठा के एक लूप में डाल देंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि ये कोड का मिनिमम एग्जीक्यूशन 1 टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम जितनी बार यूजर चाहता है उतनी बार ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे डू व्हाइल लूप। ठीक है। तो यहाँ पर हमने डू व्हाइल लूप अप्लाई कर दिया। अब अगर आप देखो तो जहाँ पर हम डेटा यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां से लेके डिफॉल्ट केस तक के पूरा कोड मैंने काय में डाल दिया, डू व्हाइल लूप में डाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, कंडीशन देना है। अब कंडीशन क्या देना है, तो कंडीशन हमें ये देना है कि यूजर ने अगर कंटिन्यू करने के लिए हाँ बोला है तो कोड को कंटिन्यू करो, नहीं बोला है तो इसको टर्मिनेट करो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यूजर से चॉइस लेंगे कि क्या उसे कंटिन्यू करना है। अगर उसे कंटिन्यू करना है तो वो यस एंटर करे। तो यस कंप्लीट स्ट्रिंग नहीं ले सकते, तो यहाँ पर हम यस और नो के लिए वाई और एन एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हम यूजर को मैसेज दे देंगे, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ठीक है। तो यहाँ पर हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो वाई एंटर करे, अदरवाइज एन एंटर करे। तो इस तरीके से हमने एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। अब यूजर क्या करेगा, अपना चॉइस एंटर करेगा। तो हम चॉइस एक्सेप्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक स्कैनफ फंक्शन यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है। अब जो वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं वो क्या है, कैरेक्टर वैल्यू। तो कैरेक्टर वैल्यू को स्कैन करने के लिए स्पेसिफायर यूज करेंगे सी, राइट। अब ये जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हम टॉप पे क्रिएट कर देंगे। तो कैर चॉइस नाम से हम एक वेरिएबल बना देंगे। तो ये वेरिएबल बना दिया। अब यूजर जो भी चॉइस एंटर करेगा तो उसको हम काय में एक्सेप्ट कर लेंगे, चॉइस नाम के वेरिएबल में एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अब वाई या एन में से यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो कहाँ आ जाएगा, चॉइस में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यूजर ने चॉइस के अंदर जो वैल्यू दी है वो वाई है क्या। ठीक है। तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पर। अब यूजर कैपिटल वाई भी दे सकता है या फिर स्मॉल वाई भी दे सकता है। तो दोनों के लिए ये प्रोसेस इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो कंडीशंस यहाँ पर मेंशन करेंगे, स्मॉल लेटर के लिए भी और कैपिटल लेटर के लिए भी। तो यहाँ पर पहले हमने कैपिटल के लिए दे दिया, देन स्मॉल के लिए दे दिया। तो यूजर अगर कैपिटल वाई एंटर करेगा तो भी कंडीशन ट्रू होगा, स्मॉल वाई एंटर करेगा तो भी कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है। तो चलो अब इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर से हमने इस कोड को रन कर दिया। अब यहाँ पर हमें डेटा एंटर करना है। तो डेटा हमने दे दिया लाइक 40 एंड 30। ठीक है। अब डेटा एंटर करने के बाद क्या करना है, चॉइस देना है। तो मैंने चॉइस दे दिया 1। तो ये एडिशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल गया। अब हमें क्या मैसेज मिला, डू यू वांट टू कंटिन्यू।
तो कंटिन्यू करने के लिए मैसेज तो मिला, बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो y या n वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हुई है, उसी के पहले प्रोग्राम क्या हो चुका है, टर्मिनेट हो चुका है। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या करना है, y या n में से एक वैल्यू एंटर करना है, बट वो वैल्यू एक्सेप्ट होने के पहले ही प्रोग्राम क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो जनरली ऐसा प्रॉब्लम तब आता है जब आप इंटीजर वैल्यू के बाद कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करते हो। तो जब आप उस वैल्यू को स्कैन करने जाते हो तो वो वैल्यू स्कैन ही नहीं होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीजर डेटा लिया, इंटीजर डेटा लेने के बाद चॉइस यूजर से जो ली वो भी इंटीजर फॉर्म में ली, और इंटीजर फॉर्म में वैल्यू लेने के बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, यूजर को y या n में से एक कैरेक्टर एंटर करने का बोल रहे हैं। तो ये जो कैरेक्टर है ये स्कैन ही नहीं हो पा रहा है, उसके पहले जो कोड है वो टर्मिनेट हो जा रहा है। तो वैसा प्रॉब्लम क्यों होता है, तो एक्चुअली हमारे सिस्टम में एक बफर मेमोरी होता है। तो जो भी कैलकुलेशंस होते हैं या जो हम एंटर की प्रेस करते हैं वो सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, इस बफर मेमोरी में स्टोर होता है। तो जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होंगे या एंटर प्रेस होगा तो वो सब यहाँ पर आएगा। तो जब हम इंटीजर वैल्यूज के बाद कैरेक्टर स्कैन करते हैं तो कंपाइलर इस कैरेक्टर को कंसोल से स्कैन ना करके कहाँ से स्कैन करता है, बफर से स्कैन करता है। मतलब अभी स्कैनएफ फंक्शन चला, ये मैसेज प्रिंट होने के बाद स्कैनएफ फंक्शन चला, बट स्कैनएफ फंक्शन ने वैल्यू कंसोल से पिक नहीं किया। कहाँ से पिक किया, यहाँ से वैल्यू यानी बफर मेमोरी से वैल्यू पिक किया और ये चॉइस वेरिएबल में पुट कर दिया। अब यहाँ से उसने रैंडम वैल्यू पिक किया होगा, तो वो हो सकता है कि y के अलावा कोई और वैल्यू हो। अब y के अलावा अगर कोई और वैल्यू आएगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो कोड क्या हो जाएगा, टर्मिनेट होगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि चॉइस के अंदर वैल्यू इस बफर मेमोरी में से नहीं आना चाहिए, वैल्यू कहाँ से आना चाहिए, कंसोल से आना चाहिए। तो का यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन वैल्यू बफर से ना पिक करके कहाँ से पिक करे, कंसोल से पिक करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस बफर मेमोरी को क्लीन करना पड़ेगा। तो बफर मेमोरी को क्लीन करने के लिए हम एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं, एफ फ्लश नाम का। ठीक है, अब ये फ्लश फंक्शन क्या काम करता है, ये फ्लश फंक्शन जो बफर मेमोरी है उसको क्लीन करने का काम करता है। तो देखो यहाँ पर अब प्रोसेस क्या होगा, यूजर को ये मैसेज मिलेगा, मैसेज मिलने के बाद यूजर डेटा एंटर करेगा, उसके पहले क्या चलेगा, फ्लश फंक्शन चलेगा। फ्लश फंक्शन क्या करेगा, इस बफर को क्लीन कर देगा। तो अब जब स्कैनएफ फंक्शन चलेगा तो बफर मेमोरी में कोई डेटा प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये स्कैनएफ फंक्शन यहाँ से कोई भी वैल्यू पिक करके मेमोरी में स्टोर नहीं कर पाएगा। तो फिर स्कैनएफ फंक्शन डेटा कहाँ से स्कैन करेगा, कंसोल से स्कैन करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये प्रॉब्लम जनरली उसी केस में आती है जब हम लोग इंटीजर वैल्यूज के बाद कैरेक्टर को स्कैन करते हैं। ठीक है, चलो फिर से इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस प्रोग्राम को पहले हम सेव कर देते हैं, देन एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डेटा देना है तो हमने डेटा दे दिया 40 एंड 30। अब हम एंटर करेंगे चॉइस, तो चॉइस हमने दे दिया 1। तो ये देखो यहाँ पर एडिशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल गया। अब ये मैसेज क्या दे रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू का मैसेज हमें दे रहा है। तो हम कंटिन्यू करना चाहते तो यहाँ हम प्रेस क्या करेंगे, वाई। अब देखो यहाँ पर वाई के लिए स्क्रीन होल्ड हुआ है, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हमारा चॉइस दे दिया वाई। तो अब देखो फिर से उसने क्या बोला, डेटा एंटर करो। तो अब हम यहाँ पर नया डेटा एंटर करेंगे। जैसे मैंने डेटा दे दिया 50 दे दिया और दूसरा वैल्यू 30 दे दिया। अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 एंटर कर दूंगी। 2 एंटर कर दिया तो मुझे रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिल गया, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट मिल गया। अगेन मुझे कंटिन्यू करना है तो मैं वाई प्रेस करूंगी तो फिर से ये प्रोग्राम क्या होगा, कंटिन्यू होगा। और अगर मुझे इसे टर्मिनेट करना है तो मैं यहाँ पर एन प्रेस कर दूंगी तो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रिजल्ट के बाद क्या कर रहा है, मैसेज सेम लाइन पे दे रहा है। तो अगर हमें इस मैसेज को न्यू लाइन पे चाहिए तो डेटा प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना होगा, स्लैश एन देना होगा। मतलब जहां हमने रिजल्ट को प्रिंट किया उसके बाद स्लैश एन अगर हम मेंशन कर देंगे तो आगे का जो मैसेज है डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला वो हमें कहाँ मिलेगा, न्यू
लाइन पे मिलेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं एन प्रेस करके इस प्रोसेस को टर्मिनेट कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैसेज हमें मिल रहा है वो न्यू लाइन पे चाहिए, तो हर एक प्लेस पे जहाँ जहाँ हमने रिजल्ट प्रिंट किया है वहाँ हमें क्या मेंशन करना होगा, स्लैश इन मेंशन करना होगा। तो ये हम स्लैश इन मेंशन कर देंगे। ठीक है, देन अगेन प्रोग्राम को सेव करेंगे और फिर से इसको रन करेंगे। तो अब हमें डेटा देना है, तो डेटा हमने दे दिया लाइक 60 दे दिया, 20 दे दिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमने 3 एंटर कर दिया। तो ये देखो अभी ये मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ गया, और ये जो डू यू वांट टू कंटिन्यू वाला मैसेज है वो हमें कहाँ मिला, न्यू लाइन पे मिला। अब कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, और अगर टर्मिनेट करना है तो प्रेस क्या करेंगे, एन प्रेस करेंगे। तो यहाँ मैंने एन दे दिया, तो इससे क्या होगा, प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक के सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर हमने केस क्या मेंशन किया है, 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यूज दी है केस के लिए। ठीक है, क्या हम यहाँ पर इंटीजर के अलावा फ्लोट दे सकते हैं क्या, या कैरेक्टर दे सकते हैं क्या? यानी जो केस के नंबर्स हमने मेंशन किए हैं 1 और 2, तो इस प्लेस पे हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं? जैसे 1 2 के अलावा क्या हम ऐसा दे सकते हैं 1.1 1.2 1.3, या फिर क्या हम अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं? तो देखो यहाँ पर केस के जो नंबर्स हमने मेंशन किए हैं, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही अलाउ होती है। यानी मैं 1 2 3 4 दिया है, उसकी जगह 5 6 7 8 भी दे सकती हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही अलाउ होती है। हम फ्लोट वैल्यू नहीं दे सकते, हम डबल टाइप का वैल्यू नहीं दे सकते। बट हाँ, अगर मैं इस प्लेस पे कैरेक्टर वैल्यू दूँ तो वो चलेगा। अब कैरेक्टर वैल्यू क्यों चलेगा, तो कैरेक्टर वैल्यू इसलिए चलेगा क्योंकि जब भी हम कोई कैरेक्टर मेंशन करते हैं तो कंपाइलर इंटरनली उसका आस्की वैल्यू कंसीडर करता है, और आस्की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में होता है, इसके लिए कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं। जैसे कि तो यहाँ पर अगर आप देखो तो केस को हमने नंबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, सिंगल कोड में एक अल्फाबेट दे देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ दे दिया कैपिटल ए, देन यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कैपिटल बी, देन ये केस दे देंगे कैपिटल सी, देन नेक्स्ट केस हम दे देंगे कैपिटल डी। अब देखो जहां जहां हमने केस का नेम न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया था उसको हमने चेंज कर दिया अल्फाबेट से, राइट? तो हमने अब केस के नेम किस फॉर्म में दिए, कैरेक्टर के फॉर्म में दिए। अब यहाँ पर जो हमने मैसेज दिए उसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर एडिशन करना है तो क्या एंटर करना पड़ेगा, कैपिटल ए एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम चेंजेस इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो कैपिटल ए फॉर एडिशन, सेम वे में capital B for subtraction, capital C for multiplication and capital D for division। ठीक है, तो ये मैसेज में भी हमने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अब यूजर जो डेटा एंटर करेगा, यानी जो चॉइस एंटर करेगा, वो किस फॉर्म में कर रहा है, कैरेक्टर के फॉर्म में। तो उसको रिसीव करने के लिए भी हमें वेरिएबल कैसे बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये वेरिएबल भी हम चेंज कर देंगे, और यहाँ पर हम बना देंगे ch वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का। अब यहाँ जब वैल्यू हम स्कैन कर रहे हैं तो उसको भी हमें किस फॉर्म में स्कैन करना पड़ेगा, कैरेक्टर के फॉर्म में स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहां जहां चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो चेंजेस हमने इम्प्लीमेंट कर दिए। अब सेम प्रोसेस को हम सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमें डेटा एंटर करना है, तो फर्स्ट वैल्यू हमने दे दिया 35 और सेकंड वैल्यू हमने दे दिया 25। अब हमें चॉइस देना है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखो इंटीजर के बाद में हमें क्या करना है, कैरेक्टर स्कैन करना है। तो फिर से सेम वही इशू आ गया बफर वाला। तो इसने कैरेक्टर स्कैन कंसोल से रीड ना करके कहाँ से पुट कर दिया है, वैल्यू बफर मेमोरी से पुट कर दिए। तो यहाँ पर भी हम कैरेक्टर जो स्कैन कर रहे हैं उसके पहले हमें क्या करना होगा, f+ फंक्शन को कॉल करना होगा ताकि बफर क्लीन हो जाए। ठीक है, तो सेव करेंगे, फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यू एंटर कर दिया 35 एंड सेकेंड वैल्यू हमने दे दिया 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फाबेट एंटर करना है। अब देखो जैसे ही हमने F+ दिया तो स्क्रीन होल्ड हुआ,
वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट एंटर कर देंगे कैपिटल ए। तो कैपिटल ए हमने एंटर कर दिया, तो ये देखो एडिशन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिल गया। अब अगर हमें कंटिन्यू करना है तो हम क्या करेंगे, वाई प्रेस करेंगे। अब वाई प्रेस करने के बाद फिर से हमें डेटा एंटर करना है, तो हमने दे दिया फर्स्ट वैल्यू 55 और सेकंड वैल्यू दे दिया 34। ठीक है, अब हमने चॉइस क्या दे दिया, कैपिटल बी दे दिया। तो कैपिटल बी वैल्यू एंटर करने के बाद ये देखो हमें रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग मिल गया, सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग मिल गया। अब अगर हमें प्रोसेस को टर्मिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन प्रेस कर देंगे, तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर केस में हम इंटीजर नंबर्स भी दे सकते हैं और कैरेक्टर्स भी दे सकते हैं। कैरेक्टर इसके लिए एक्सेप्ट होता है, क्यों, क्योंकि जब हम कोई अल्फाबेट मेंशन करते हैं या कोई कैरेक्टर मेंशन करते हैं तो कंपाइलर इंटरनली उसका आस्की वैल्यू लेता है जो कि इंटीजर फॉर्म में होता है, इसलिए अल्फाबेट्स यहाँ पर अलाउ होते हैं या कैरेक्टर वैल्यूज यहाँ पर अलाउ होती है। आई होप सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।